दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, बहुत सारे लक्ष्यों को पाने की ख्वाहिश रखते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन हम उन्हें यथार्थ में उतारने के लिए और अपने लक्ष्य को वास्तविक रूप से हासिल करने के लिए क्या कभी कुछ एफर्ट लगाते हैं? बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हम ऐसी कोई ख्वाहिश पालें, ऐसा कोई ख्वाब बुनें और ऐसा कोई लक्ष्य साधें, उसके लिए हमें यथार्थ में यानी कि रियलिटी में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और तभी जाकर आप अपने सपने को साकार कर पाते हैं। तो इसी प्यारे से मोटिवेशन के साथ हम करते हैं आज के बिहार बिहान की शुरुआत दर्शकों। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में हमारा जो सबसे पहला पड़ाव होता है वो भी मोटिवेशन से भरा हुआ होता है, जिसमें हम आपको बताते हैं आज का सुविचार यानी कि थॉट ऑफ द डे। तो चलिए नज़र डालते हैं क्या है आज का सुविचार यानी कि अनमोल वचन। मनुष्य जितना ज्ञान में घुल गया हो उतना ही कर्म के रंग में रंग जाता है। आज हमारे बीच जो हमारे विशेष मेहमान मौजूद हैं, आप हैं प्रोफेसर अनंताशुतोष द्विवेदी जी। आप डायरेक्टर जनरल हैं हेरिटेज सोसाइटी पटना के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, धन्यवाद। हेरिटेज सोसाइटी की हम बात करेंगे। हेरिटेज का नाम जैसे ही ये शब्द हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो विरासत, एक पूरी विरासत हमें नज़र आती है, एक पूरा इतिहास हमें नज़र आता है। आपसे जानना चाहूँगी अनंताशुतोष जी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त विश्व विरासत सप्ताह चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस सप्ताह विशेष को लेकर आप? जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि 19 से 25 नवंबर तक विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। इसको यूनेस्को ने, जिसे कि उसके बारे में सब लोग जानते हैं, पूरे विश्व में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सप्ताह को अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों की यह उद्देश्य रहता है, जो इस विषय में काम कर रहे हैं, कि लोग अपने आसपास की धरोहरों को समझें, जानें, उससे रूबरू हों, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा रहता है, उनके मन में वास्तविक ज्ञान उस विषय का नहीं रहता है। लोग कल्पनाओं में जीते हैं कि यह हमारा जगह है, इसको इस कालखंड में इतने हज़ार साल, इतने लाख साल पहले ये आए थे, इन्होंने ऐसे बनवाया था। लेकिन इस विषय पे काम करने वाले पूरे विश्व में आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन लगातार काम करते रहते हैं। तो वे लगातार वर्ष पर्यंत अपनी अपनी चीज़ों में, अपने अपने उद्देश्यों में, अपने उनका जो शोध प्रसंग रहता है उस पर लगातार शोध करके नई नई बातों को लेके आते हैं। तो उन शोधों को इस सप्ताह में उनको बताने का एक बहुत बड़ा अवसर है कि ताकि लोग अपनी धरोहरों को अच्छे से जानें। धरोहर हम उनको कहते हैं जिससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, जिससे कुछ सीखते हैं, कि ताकि आने वाले समय में जो इतिहास में कुछ गलतियां हुई है उसको सुधार करके आगे हम बढ़ें और नई दिशा में अपना मार्ग प्रशस्त करें। वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि वैसी जो 100 साल पुरानी चीज़ है, जिसका इतिहास और इतिहास लेखन में और जिसका सामाजिक संरचना में, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान दर्ज करता है, उसको हम धरोहर की संज्ञा में देते हैं। धरोहर मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त विरासत, एक मूर्त धरोहर, एक अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर इसको कहते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इंटेंजिबल जो होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, अमूर्त विरासत हो। जैसे गीत, संगीत जो हम लोग गाते हैं, खान पान वाले जो स्वाद वाला जो खान पान का स्वाद है, वह स्वाद हम जानते हैं हमारी धरोहर चीज़ है। बहुत प्राचीन काल से हमारे दादाजी, परदादाजी और अलग अलग कालखंडों में यह बनते आया है, उसका स्वाद वैसा है, तो इसको हम लोग इंटेंजिबल धरोहर लेंगे। दूसरा बोलते हैं बिल्ट हेरिटेज, जिसको कि मूर्त धरोहर कहते हैं। बड़े बड़े हम लोग देखते हैं मंदिर, स्मारक, अलग अलग विहार, मोनास्ट्री, केव और स्कल्पचर, क्वाइन, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं अपने हाथों से, उनको हम लोग बिल्ट हेरिटेज कहते हैं। तो मूलतः 2 प्रकार की धरोहर पूरे विश्व में पाई जाती है। एक होता है कि दोनों का मिश्रित स्वरूप होता है। यहाँ कोई धरोहर स्थल है, वह बिल्ट हेरिटेज है, लेकिन उसकी लोक कथाएँ भी काफ़ी प्रचलित है, उसके संबंध में कुछ गीत संगीत भी लगातार, तो वह मिक्स हेरिटेज में नेचुरल और कल्चरल दोनों हो जाता है। कभी कभी उसको भी हम लोग मिक्स, जो प्राकृतिक धरोहर भी हमारी है, एक सांस्कृतिक धरोहर हो गई, एक प्राकृतिक धरोहर हो गई, उसको हम लोग मिक्स्ड हेरिटेज के नाम से जानते हैं। इस अवसर पर लोगों को यह चाहिए कि लोग अपनी धरोहर को समझें, जानें और उस विषय पर काम करने वाले विद्वानों से संपर्क करें, कि ताकि उनसे उसकी विशेषताओं को, उसके यूनिकनेस को, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, उससे इंस्पायर्ड हो सके।
जी जी। बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी है। इसके पहले कि हम विरासत और धरोहरों पर और भी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा था, जैसे हम कहते हैं ना कि देश के भविष्य है होते हैं युवा, तो ख़ास करके मैं युवाओं को ध्यान में रखते हुए ये सवाल आपसे करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा हम अंधाधुंध आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक अंधी दौड़ में शामिल हैं, भविष्य की ओर देख रहे हैं, कोई भी अपनी वर्तमान परिस्थिति को भी नहीं देखना चाहता और पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहता, सीधे सारे लोग भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आगे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपसे जानना चाहेंगे जो हमारी विरासत है, जो हमारे धरोहर हैं, हमारा इतिहास है, कितना ज़्यादा अहम हो जाता है इतिहास को, धरोहरों को, उनके विषय में जानना आज के युवाओं के लिए? आपसे जानना चाहूँगी। प्रतिभा जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह अभी के समय में बहुत ज़रूरी चीज़ है लोगों को जानना, क्योंकि वर्तमान समय में युवा सोचती है हम पीछे लौट के क्यों देखें, पीछे क्यों देखें, हम आगे क्यों नहीं देखें, अपना भविष्य बनाना है। आजकल आप देख रहे हैं युवाओं में एक बहुत बड़ी सी होड़ सी है, उमंग सा है, उत्साह सा है कि लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। अभी आप इससे पहले बात भी कर रहे थे स्टार्टअप को लेके, तो लोगों को यह क्षेत्र बिल्कुल खाली है। लोग स्टार्टअप अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, अलग अलग उद्योगों में अपना उनका जो अपना इंटरेस्ट है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हम आम जनजीवन में देखते हैं लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, लोग इतिहास को जानना चाहते हैं, लोगों में उत्साह है उसको लेके। यह चीज़ आज की कब बनी थी इसके बारे में हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, वो रास्ते में मैंने वो चीज़ देखा उसके बारे में। और लोग पर्यटक, बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते चाहे देश के पर्यटक हों या विदेश के पर्यटक हो, लोग घूमते हैं। युवाओं को इस दिशा में सुनहरा अवसर है कि वे अलग अलग टाइप का स्टार्टअप डेवलप कर सकते हैं। एडवेंचर टूरिज्म हो गया, एग्रो टूरिज्म हो गया और हेरिटेज टूरिज्म हो गया, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को विजिट करा सकते हैं लोगों को। इसमें अभी तो बहुत सारी योजनाएं हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के साथ में काम कर रही है बहुत सारे उद्देश्यों के ऊपर इस विषय पर। तो लोगों को इस दिशा में काफ़ी आगे आना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर भारत की ही आबादी देख ली जाए, कितनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ भारत की आबादी है, और तो लोग अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे के धरोहर को देखेंगे। अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत और को आधार बनाते हुए भारत सरकार ने एक दूसरे राज्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस राज्य के लोग उस राज्य के बारे में जाने, उस राज्य के बारे में क्या जानेंगे, उनकी क्या पहचाने, उनकी धरोहर ही तो उनकी पहचान है, उनकी यूनिकनेस है, इसके बारे में उनको विशेष रूप जानना चाहिए। और बहुत सुंदर यह भी मेरे मन में आता है कि कोई भी व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति जो है, उसको जीवन में कभी न कभी आगे बढ़ने के लिए कभी न कभी इंटरव्यू देना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है हम यहाँ हैं, हम यहाँ से आते हैं। तो इस दिशा में उनको यह बताने के लिए वह अपनी जगह के बारे में क्या बताएंगे, वही बताएंगे जो उनका यूनिकनेस है, उनका खास है। हम किसी गांव से आते हैं तो हमारा गांव 2000 साल पुराना था, वहाँ अवशेष मिलता है, तो सामने वाला इंटरव्यूअर बहुत इंस्पायर्ड होता है कि इसको कितनी समझ है अपने क्षेत्र के बारे में। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आपसे ये जानना चाहूँगी मैं अनंत आशुतोष जी कि जिस तरीके से बिहार की अगर हम बात करें, अपने प्रदेश की बात करें, तो इतिहास बहुत ही सुनहरा रहा है बिहार का, यहाँ की धरती का। जानना चाहूँगी आपसे कि अगर हम एक पॉसिबिलिटी के तौर पे देखें, यहाँ धरोहरों को लेकर अब तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं, जितने भी खोज हुए हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज़ देख पाते हैं आप यहाँ पर? बहुत सुंदर कहा आपने कि बिहार एक समय में ऐसा था, प्राचीन, अगर भारत के इतिहास का आप अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसके बारे में, आप बच्चे लोग NCERT में भी पढ़ते होंगे और लोग कंपटीशन की तैयारी में भी, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार का इतिहास ही कहलाता है। बिहार के इतिहास अगर उस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हटा दिया जाए तो वह उनका बहुत छोटा पार्ट, मतलब 10%, 20% ही रह जाएगा, 80% हमारा ही योगदान है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी काफ़ी रिच रहे थे उस कालखंड से ही। तो बिहार के चप्पे चप्पे पे आपको विरासत स्थल देखने को मिलेगा। अगर आप देखें, अगर बिहार के क्षेत्रों में आप दौरा करें, अलग अलग गाँवों का भ्रमण करें, तो लगभग हर एक पंचायत में, अगर मैं मोटा मोटी कहूँ, लमसम बताऊँ इसके बारे में, तो हर एक पंचायत में आपको एक धरोहर स्थल मिलेगा जो बिल्ट हेरिटेज वाला धरोहर स्थल है, जहाँ किसी मोन्यूमेंट को आप देख सकते हैं, स्मारक देख सकते हैं, प्राचीन मंदिर के अवशेष देख सकते हैं, प्राचीन मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगे। आप बीच बीच में जब कभी अखबारों के माध्यम से सुनते होंगे कि फलाने व्यक्ति अपने खेत की खुदाई कर रहे थे तो उनको उनके कुछ दीवार निकलने लगा, कुछ ईंट की संरचना निकलने लगी। वह बताता है कि किसी कालखंड में वहाँ बहुत भव्य स्मारक रहा होगा, भव्य मंदिर रहा होगा। तो उसी का भग्नावशेष जो अभी खंडहर के तौर पे है, बहुत सारे खंडहर जो हैं
जो भूमि है, जो उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन के लेवल में आ गया है, तो लोगों को खंडहर मतलब लोग समझते हैं कि बड़ी सी स्मारक दिखेगी सामने वाला, लेकिन बहुत सारे ध्वंसावशेष जो है ज़मीन के लेवल में बराबर हो गए हैं, तो वह ज़मीन के अंदर छिप गए हैं। तो उनको बहुत से विद्वान जो हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट जो है, उसको एक्सकेवेट करके निकालते हैं। तो पूरे अगर इस मामले में देखें तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को ने बिहार में 2 महत्वपूर्ण जगहों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। पहला उसमें नालंदा है, दूसरा हम देखते हैं कि बोध गया का महाबोधि मंदिर है। 2 महत्वपूर्ण स्थल। लेकिन हम जैसे लोग जो लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके मन में ये बात आती है कि क्या 2 ही जगह विश्व विरासत सूची में आ सकता है? बिहार का अपना गौरवशाली अतीत रहता है, कहाँ हम अफगानिस्तान तक शासन करते थे, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बिहार के राजाओं का, बिहार के प्राचीन सम्राटों का एक शासन हुआ करता था, तो वे अपनी छाप वहाँ तक छोड़े थे। इसका मतलब है बिहार की अलग अलग जगहों पे भी काम करने की ज़रूरत है। भारत सरकार और केंद्र सरकार, अगर दोनों को भारत सरकार और राज्य सरकार की बात करें तो दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों को मिला के बिहार में लगभग 125 वैसे स्थल हैं जो उन्होंने सुरक्षित घोषित किया है कि यह हमारा इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट है। लेकिन हम शोधार्थी जो लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमको अलग अलग गांव का प्राचीन लगभग 2 दशक से बिहार में इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो बिहार के गांव का जब आप भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 2000 से ज़्यादा गांव विरासत ग्राम के रूप में जाने जा सकते हैं। अगर देखा जाए कि आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पॉट्स के रूप में अगर देखा जाए, कभी कभी एक ही गांव में अलग अलग क्षेत्र में, कभी गांव के बाहर के कोने पे कुछ प्राचीन मंदिर संरचना मिलेगी, कभी गांव के बीच में मिलेगी। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो 6000 से ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल फाइंड स्पॉट्स बिहार में और 2000 विरासत ग्राम के रूप में। तो इस तरह से उन सभी विषयों के ऊपर विस्तार से और काम करने की ज़रूरत है और युवा अधिक से अधिक युवाओं को इन क्षेत्र में स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो सोचिए कितने लोगों का रोजगार हो सकता है, कितने सारे गाँव को हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो उन गाँव के लोगों को, क्योंकि कोई एक पर्यटक स्थल बनता है तो कितने सारे लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से उसको फ़ायदा देता है। हमारी चर्चा चल रही थी कि किस तरीके से बहुत सारे ऐसे धरोहर ग्राम चिन्हित किए गए हैं। आपसे जानना चाहूँगी, एक बहुत ही सवाल मेरे जहन में आ रहा है इस वक्त, वो ये है कि जैसे आप किस तरीके से, क्या आपका पैमाना होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से आप धरोहर ग्राम को चिन्हित करते हैं और उनको अपनी सूची में शामिल करते हैं? इसको पहचानना बहुत आसान है। अगर हम देखें, बहुत टेक्निकल टर्म का प्रयोग न करें, लेकिन जो श्रोता दर्शक जो हमें देख सुन रहे हैं उनकी भाषा में अगर बताना चाहें तो किसी भी गांव में आप जाते हैं तो गांव में आप गांव को आप उसके बाहर से देखते हैं। या तो गांव किसी ऊंचाई को लिए हुए रहेगा, ऊंचा रहेगा, आम जो आसपास का खेत है उनसे ऊंचा दिखेगा। दूसरा, या बराबर दिखेगा, मतलब जो खेत की ऊंचाई है लगभग उतना ही बराबर गांव दिखेगा। तो वैसी स्थिति में आप गांव में जाएंगे और उन खेतों में जाएंगे जो किसान जहां खेती करते हैं, तो उस खेत में आपको प्राचीन काल के मिट्टी के बर्तन के ठिकड़े आपको देखने को मिलेंगे, उनके टुकड़े देखने को मिलेंगे। तो उसको उठाएंगे, उसको अच्छे से धोएंगे और उसको स्टडी करेंगे तो आपको मालूम चलेगा यह तो अलग अलग कालखंडों को दर्शा रहा है। तो सबसे पहला, सबसे आसान कि हम उनको देख के पहचान लेते हैं, क्योंकि कोई भी विशेष चीज़ होती है तो ऊपर के सरफेस पर नहीं मिलेगी। अगर आज भी अगर देखा जाए, अगर कहीं बाढ़ आ गया, कहीं कुछ अकाल आ गया, तो हम क्या करते हैं कि सबसे जो बहुमूल्य चीज़ है उसको हम लोग अपने साथ लेके निकल जाते हैं, सोना चांदी, उस समय के सिक्के, आभूषण, जेवरात। लेकिन मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हम कहाँ लेके जाएंगे? मिट्टी के बर्तन को तो हम लोग छोड़ के जाएंगे, किचन वाला रूम का तो पार्ट छोड़ के जाते हैं। तो उसका अवशेष हमें मिलता है, तो ये हमारे लिए बैकबोन का काम करता है आर्कियोलॉजी में, उसको स्टडी करने का। तो उसके बेस पे पहचान लेते हैं। और रही बात कि जब कोई ऊंचाई का स्थल है तो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन तो वैसा नहीं है, क्या पहाड़ के आसपास का गांव होने के कारण नीचे में तो पहाड़ का पार्ट तो नहीं है, हिल का तो स्टोन तो नहीं है। उसको जाके हम लोग देखते हैं तो आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, वहाँ जाने के बाद मालूम चलता है, लोगों से बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, लोग जब घर की खुदाई करते हैं, घर बनाने के क्रम में जो नींव की खुदाई करते हैं, तो उनको अलग अलग कालखंड के बर्तन के टुकड़े मिल जाते हैं, किसी किसी को मूर्तियाँ मिल जाती है, किसी किसी को ईंट का दीवार मिल जाता है। तो उसके बेस पे आसानी से पहचान लेते हैं कि नहीं, यह तो प्राचीन काल के बसावट पर वर्तमान में यह गांव बसा हुआ है। दो यह प्रमुख तरीका है। उसके अलावा जब आप गांव में जाएंगे
तो उनका अलग अलग देव स्थल रहता है, देव स्थान रहता है, देवी मंदिर रहता है, ब्रह्म बाबा का मंदिर रहता है, अलग अलग इस तरह से नाम है। उन स्थलों का जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो आपके, अगर वह प्राचीन स्थल है या उसके आसपास का गांव का कोई भी एक जगह प्राचीन स्थल है, तो प्राचीन काल के मिट्टी की मूर्तियां, चाहे वह टूटी मूर्तियां हो या इंटैक्ट हो, उन देवस्थलों पर देखने को आपको मिल ही जाएगा। इसके बेस पे बड़े आसानी से हम उसको पहचान लेते हैं कि यह हमारा धरोहर स्थल है, प्राचीन समय का स्थल है। जी, अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी हेरिटेज सोसाइटी के विषय में, अगर आपसे जानना चाहूँ और हमारे दर्शक जानना चाहें, कैसे काम करता है हेरिटेज सोसाइटी, कैसे फंक्शन हेरिटेज करता है? सोसाइटी बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्य उद्देश्य जो देश की गौरवशाली धरोहर है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बताना और लोगों को उससे रूबरू कराना कि हमारा क्षेत्र, हमारा अलग अलग भारत का अलग अलग गांव इस मामले में प्राचीन काल में अपना स्थान रखता था। तो इसके अलावा तो हम एक तरफ तो शोध लगातार कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हैं, सेमिनार्स कराते हैं, उसके बारे से लोगों को वर्कशॉप्स कराते हैं, ट्रेनिंग भी लोगों को देते हैं और अलग अलग किताबों का हम लोग प्रकाशन कर रहे हैं कि ताकि ऑथेंटिक रिसर्च बुक आम जनमानस में उसको लेके जाए। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर हम स्कूल कॉलेजेस में जाके लेक्चर भी देते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, उनको प्रतियोगिता कराते हैं उनके अंदर। जैसे पिछले साल विश्व विरासत सप्ताह के तहत जो 19 से 25 नवंबर था, तो पटना के लगभग 40 विद्यालयों को हम लोगों ने लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ में मिलकर हेरिटेज सोसाइटी लगभग 40,000 बच्चों को उनके स्कूल में जाके भारत हेरिटेज ओलंपियाड कराया था, जिसमें बिहार की प्रमुख चीज़ों को उनके सामने हम पूछते थे और वे लोग टेक्स्ट देते थे। उनके बाद में उन सभी को हम लोगों ने सम्मानित किया। और इस वर्ष जो 19 से 25 नवंबर वाला जो सप्ताह चल रहा था, इसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि वहाँ पे बिहार हेरिटेज प्रतियोगिता कराएंगे। तो बहुत सारे स्कूल में हम सभी को दे रहे हैं और अभी पटना बुक फेयर लग रहा है, क्योंकि पटना बुक फेयर में बहुत सारे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं देखने के लिए। तो हम चाह रहे हैं स्कूल के विद्यार्थी को पटना बुक फेयर में भी लाया जाए और तो उनको धरोहर से रूबरू करा के, तो इसमें भी हम लोग लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जॉइंट कोलेब्रेशन में अलग अलग स्कूलों से बच्चों को इन्वाइट करके तो बिहार हेरिटेज क्विज का आयोजन हम लोग इस बार करने जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों को अपने क्षेत्र की धरोहर के बारे में जानने में एक उत्सुकता मिलती है, लोग रूबरू होते हैं। जी, अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी सोच थी और क्या ऐसी सोच थी इस संस्था को शुरू करने की, और क्या आपने सोचा था, मतलब कुछ ऐसा सोचा होगा, कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित हुआ होगा या कोई ऐसा घटनाक्रम, हेरिटेज सोसाइटी की शुरुआत आखिर क्या सोच, किस थॉट पे शुरू की? बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि देखिए जब आप सरकार में अगर आप काम करते हैं तो उनकी अपनी बंदिशें होती है, उनका अपना रूल्स एंड रेगुलेशन डिसिप्लिन रहता है जो, और हेड ऑफ द अथॉरिटी जो चाहती है उस तरह से काम कराती है। तो मैं लंबे समय तक बिहार सरकार में काम किया, बिहार सरकार के विभिन्न संस्थानों में काम किया, लेकिन वहाँ एक था कि मेरे मन में वह जो कहा जाए कि जो मन में सोच था वो हम नहीं कर पा रहे थे। लग रहा था कि हम बाबू बन गए हैं, यहाँ आके क्लर्कियल काम कर रहे हैं। मेरे मन में उस तरह की भावना जागृत होने लगी थी, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग पूरा आर्कियोलॉजी में हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश की सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, उसके अधीन काम करती है। तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग लिया था, 2 सालों तक वहाँ मैंने पूरे आर्कियोलॉजी को पूरे भारत में अध्ययन करने का काम किया था। तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था उस विषय को लेके कि नहीं, कुछ ऐसा करना है कि आम जनता को उससे हम जोड़ पाए। तो अभी वर्तमान में सब लोग अपना एनजीओ एस्टैब्लिश करते हैं, उनका जो उद्देश्य रहता है उस उद्देश्य से काम करते हैं। कोई महिला के ऊपर काम करते हैं, कोई बाल के ऊपर काम करते हैं, कोई अलग अलग। तो मेरा था कि मेरा बैकग्राउंड आर्कियोलॉजी और हेरिटेज का रहा है, तो यह एक बहुत खाली जगह है, यहाँ लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है भारतवर्ष में जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो मैंने इसको एस्टैब्लिश किया था और इतना जन सहयोग मुझे मिला कि वर्तमान में लाखों फॉलोअर्स हम लोगों के अलग अलग प्लेटफॉर्म से, सोशल प्लेटफॉर्म पर बन गए हैं। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्रों से, जिलों से हम जोड़ने में सफल हो पाए हैं और अलग अलग राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। पिछला बार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिवेशन किया था, इस बार हम लोग दिल्ली में पिलग्रिमेज कल्चर के ऊपर अपना एनुअल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इस तरह से लगातार आयोजन कर रहे हैं और यह चीज़ हम सरकार में रहते तो मुझे नहीं लगता कि बिहार और बिहार के बाहर और जो हमारी जो अंदर सोच थी उस विषय पे काम करने की, तो एक बंद से काम नहीं कर पाते। तो एक उन्मुक्त गगन मिला है हमको काम करने का,
इसको स्टैब्लिश करने से। अच्छा अनंत आशुतोष जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अगर हम इतिहास की बात करते हैं या इतिहास ये शब्द ही जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आती है, और मतलब एक जिज्ञासा होती है कि किस तरीके से लोग रहा करते थे उस वक्त, कैसे उनका रहन सहन था, क्या खान पान था, कैसे माहौल में रहते थे, ये तमाम चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी कि इतना लंबा अनुभव आपका रहा है काम करने का इस क्षेत्र में, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमसे बांटना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, जो अब तक का आपका रहा हो कि कभी आप कोई किसी ऐसी जगह गए हो, वहाँ आपने खुद देखा हो और बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटिंग हो? जी हाँ, बहुत से। मैं एक वाकया उसको जोड़ना चाहूँगा। जब मैं राजगीर में बहुत पहले गया था, जब मैं इस विषय का उतना मतलब अच्छा शोधार्थी नहीं था, एक विद्यार्थी के तौर पर ही था, तो मैं राजगीर में जब सोन भंडार की गुफा देखने गया तो वहाँ आसपास के जो गाइड थे वो उसके बारे में एक कोरी कल्पना और उनके मन में जो कैसे कुछ एक चीज़ ऐसी कहानी बताई जाए कि लोगों में एक आकर्षण हो उसके प्रति, लेकिन वह उनका बताने का तरीका और वह उदाहरण जो प्रस्तुत कर रहे थे, जो प्रसंग ले रहे थे, वह उचित नहीं था कि अपने हिस्टोरिकल मोनुमेंट के लिए। उनका कहना था कि यह जो प्राचीन लिपि लिखी गई है इसके बारे में किसी ने नहीं पढ़ा है, जो पढ़ लेगा उसको इसका खजाना का चाबी मिल जाएगा, इसीलिए इस गुफा का नाम सोन भंडार की गुफा है। इसका मतलब सोना का खजाना यही है। अंग्रेज यहाँ अलग अलग गोला और तोप लगाए थे, फिर भी उसको नहीं ढूंढ पाए, तो इसी लिपि में प्राचीन काल की है। तो वहाँ बहुत वृद्ध बाबा थे, वो गाइड का काम कर रहे थे, आज भी जरूर करते होंगे। उनको बड़े जब वो बता दिए अपने टूरिस्ट को, उसके बाद वो चले गए टूरिस्ट वहाँ से, तब बाबा के पास हम बैठे, उनको बताया, बड़े इत्मीनान से बताया कि बाबा इस कालखंड का यह चीज़ लिखा हुआ है, इसकी लिपि यह है, इसकी भाषा यह है और इसका अर्थ यह हुआ। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसको पढ़ने के बाद आपको खजाने की चाबी मिल जाएगी। तो वह चीज़ हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड किया था, वह भी इस हेरिटेज सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने में भी। तो वहाँ से मुझे एक लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। एक प्रामाणिक ज्ञान आम जनमानस में लोगों को बताने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो पूरे बिहार और भारत के गाइड को भी अलग अलग क्षेत्रों से हम ट्रेनिंग दे दें, जो यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्योंकि बताया कि 2000 से ज़्यादा विरासत ग्राम हमारे यहाँ बिहार में है। तो सोचिए हर जगह एक एक टीम तैयार हो सकती है, उतने सारे लोगों को हम लोग रोज़गार इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसको अच्छे से ट्रेन करके। जी, आपसे जानना चाहूँगी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आपने बोला कि ये एक उदाहरण आपने दिया कि किस तरीके से लोगों में शायद उस लिपि को पढ़ने वो लोग जानते नहीं थे, कौन सी ऐसी भाषा है, कौन सी लिपि है, वो नहीं पढ़ पाए, वो नहीं समझ पाए, इसलिए जो उन्हें बताया गया वो उस बात को उन्होंने समझा। आपसे जानना चाहूँगी कि जो एक अवेयरनेस यानी जागरूकता की ही अगर हम बात करें, कितनी ज़्यादा अहम हो जाती है ऐसी स्थिति में जो लोग हैं वो अपने इतिहास को जाने समझे और उनके बारे में उनको ऑथेंटिक यानी कि एकदम जो वास्तविक जो जानकारी है, रियल जानकारी है, वो उन तक पहुँचे। ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका? बहुत बहुत ज़रूरी है इस मामले में, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपनी अज्ञानता के कारण बहुत सारे अपने प्रदेश के या अपने भारत से भी बहुत सारे लोग विदेश में भ्रमण करने जाते हैं, टूरिस्ट स्थलों पर छुट्टियां मनाते हैं, डेस्टिनेशन में अपना जाते हैं, घूमने जाते हैं, फिर फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, स्वयं भी। लेकिन अगर उनको अच्छे से बता दिया जाए कि हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारे गांव, महात्मा गांधी कहते थे गांव की तरफ लौटो, गांव को विशेष रूप से जानने की ज़रूरत है, तो उनके बारे में उनको अच्छे से बताया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वे जब उसकी समझ लेंगे, उनकी समझ विकसित हो जाएगी, तो वे विदेश में भी रह रहे हैं लेकिन अपना गांव ज़रूर देखने आएंगे। सोचिए अगर जो हमारा बिहारी कोई बिहार से बाहर विदेश में लंबे समय से नौकरी कर रहा है, हो सकता है वहीं की नागरिकता उनको प्राप्त हो गई हो, लेकिन जब उनको रूट के बारे में बताया जाएगा, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं वह हमारा वर्तमान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल साइट, जैसे महाबोधि मंदिर, नालंदा से भी पुराना आपका गाँव है, तो कितना उनको इंस्पायर्ड होंगे अपने गांव के प्रति कि हमारे वंशज यहाँ से आते हैं, उस गांव को हमें ज़रूर देखने चाहिए। तो लोगों को अपने, यह हमको रूट की तरफ खींचता है, यह हमको जोड़ता है अपनी जगह से जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, और यही एक नज़रिया है अपने प्रदेश, अपने देश की तरफ लोगों को आकर्षित करने का। आपसे जानना चाहूँगी अनंत आशुतोष जी कि अगर बिहार की हम बात करें तो किन प्रमुख धरोहरों का खास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? जी, अभी मैंने बताया ही कि विश्व विरासत सूची में हमारे यहाँ 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं जिसको शामिल किया गया है, एक नालंदा, दूसरा महाबोधि मंदिर। लेकिन क्या यही 2 जगह है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल की जानी चाहिए या और कोई ऐसी जगह है? तो हमारे यहाँ अनगिनत वैसे स्थल हैं जिसको पूरे ग्लोबली उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों को उसको
क्योंकि उसका यूनिवर्सल आउटस्टैंडिंग वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत यूनिक है, इसीलिए लोगों को जानना चाहिए। क्यों? उसमें पहला नाम आता है बराबर नागार्जुनी की गुफाओं का, क्योंकि इंडियन सबकंटिनेंट में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह सबसे पहला मानव निर्मित गुफा है। इसी से इंस्पायर्ड होकर अजंता, एलोरा, जितनी भी गुफाओं का आप जानते हैं, भीमबेटका नहीं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, भीमबेटका तो बहुत प्राचीन मानव निर्मित गुफा नहीं है, वह तो नेचुरल रॉक शेल्टर है। तो बराबर नागार्जुनी गुफाओं को इसी से इंस्पिरेशन लेके बाकी सब गुफाएं भारत में बनी जो मानव निर्मित है, रॉक कट मैनमेड जो के गुफा है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि इसके पास आप जाएंगे तो अशोक ने इसको बनवाया था, अशोक द्वारा यह निर्मित यह गुफा है, और उसमें गजब की पॉलिश आपको देखने को मिलेगी, लगता है मिरर जैसी शाइनिंग उसके ऊपर आपको दिखेगा। उसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण जो मुझे दिखता है, जैसे कि विश्व विरासत सूची में शामिल होना चाहिए, आप देखते हैं राजगीर में जाएंगे साइक्लोपियन वॉल मिलेगा, राजगीर के पहाड़ी के ऊपर बड़ी मोटी मोटी दीवारें नजर आएंगी। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब वहाँ राजधानी थी, साम्राज्य था, मगध साम्राज्य की जो राजधानी वहाँ गिरिव्रज में राजगीर में थी, तो उसके ऊपर उसकी सुरक्षा प्रहरी उसके ऊपर रथ दौड़ाते थे, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। इतनी चौड़ी है तो एक छोर से दूसरे छोर कई किलोमीटर में पूरे पहाड़ी पर वो फैला हुआ है। इसका मतलब है उसकी सुरक्षा को लेके कुछ तो बहुत जल्दीबाजी में काम करने का लोग जरूर काम करते होंगे। दो महत्वपूर्ण स्थल जिसको कि विश्व विरासत सूची में जाना है, वैसे तो अनगिनत स्थल हैं, कितना नाम ले, लगभग 2000 विरासत ग्राम है हमारे पास, तो कितनों का हम ना, और कोई भी स्थल एक दूसरे से कम नहीं होता है। उसका किसी मामले में जैसे हर व्यक्ति की अपनी एक यूनिक वैल्यू है, उसी तरह से हर विरासत स्थल का अपनी एक यूनिक पहचान है। तो इसको आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि यह सबसे बेस्ट है और यह सबसे नीचे के पायदान पे आता है। जी, अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि अगर हम अभी तक आपने जो किया है लोगों को इतिहास से रूबरू कराने के लिए, और भी जितनी भी जगहें हैं और जितने ऐसे धरोहर ग्राम जो क्रिएट किए गए हैं, जो मतलब बताए गए हैं कि यहाँ पर ये संभावनाएं हैं, यहाँ पर हमें इतिहास के जो भी हैं इतिहास का एक दृश्य नज़र आ सकता है। आपसे जानना चाहूँगी भविष्य में आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी, और क्या करना चाहते हैं आप लोगों को इतिहास से जोड़ने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मेरी सबसे पहले, क्योंकि बिहार की मिट्टी में मैंने जन्म लिया, तो यहाँ का कुछ है मेरे ऊपर। मैं चाहता हूँ कि बिहार की धरोहर को लेके एक ग्लोबली इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करूँ, वर्ल्ड में जाके इसके बारे में बताऊँ, और अलग अलग जिलावार करके अच्छी शोध पुस्तक तैयार करूँ कि ताकि सबके पास जाए। क्योंकि वर्तमान में हम जो विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जो सरकार द्वारा जो पुस्तक पढ़ाई जाती है, वह बहुत पुरानी हो गई। उसमें अभी भी हम नालंदा के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी भी हम विक्रमशिला के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी भी खास तो इसकी खोज बहुत पहले हुई थी, अंग्रेज द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन उसके बाद वर्तमान समय में आज़ादी के 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, उसके बारे में अमृत महोत्सव क्रॉस कर गया, अमृत काल में हम आ गए हैं। तो अब हमको उन शोध से भी अपने विद्यार्थी को अवगत कराने की ज़रूरत है। तो इस विषय पे हमारा एक गहन विमर्श चल रहा है, शोध चल रहा है कि उसको कैसे प्रकाशित किया जाए, उसका क्या क्या शीर्षक बनाया जाए, जिलावार करके या प्रखंडवार करके पुस्तक का विमोचन किया जाए। तो इस विषय पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जल्दी इसके बारे में आप लोग को अवगत कराओ। जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आपसे एक सवाल ये भी है मेरा, साथ साथ आप चलते चलते जो संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को, कि क्या महज ये सप्ताह या दिवस खास मना लेने से हम पूरे इतिहास को इन 2 दिनों में या इस सप्ताह में समेट सकते हैं, या ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनेस्को द्वारा 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज डे और वर्ल्ड हेरिटेज वीक, 18 अप्रैल और 1925 नवंबर। तो कि सिर्फ यही 2 महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, यह महत्वपूर्ण क्षण नहीं है जिसको अपने विरासत के बारे में जानने की ज़रूरत है। हमें वर्ष पर्यंत काम करना पड़ेगा उसको लेके। अगर हमें बराबर कहीं भ्रमण करते हैं तो उस विरासत स्थल के प्रति हम जागरूक होते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, उनको इंस्पिरेशन देते हैं कि फलाने व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस स्थल पर जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। वर्ष पर्यंत काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा, मैं अपने दर्शकों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जा रहे हों अपनी धरोहर स्थल को, उसके यूनिकनेस को पहचानने का प्रयास करें, उनके प्रामाणिक इतिहास को जानने का प्रयास करें। कोरी कल्पनाओं और कथाओं पर विश्वास न करें। जो हमारा वास्तविक इतिहास, जो गौरवशाली अतीत रहा है अपने प्रदेश का, अपने भारत का,
उसके बारे में अच्छे से जाने और अपने आने वाले पीढ़ी को यह संदेश दे कि हमारा अतीत, हमारा ग्राम, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, अपने बच्चों को बताएं कि यह हमारा कितना महत्वपूर्ण है। उससे बच्चे जरूर इंस्पायर्ड होंगे और अपना भविष्य उज्जवल करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः विश्व विरासत सप्ताह की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत आशुतोष जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आपने इतनी सारी दिलचस्प जानकारियाँ और इतनी सारी दिलचस्प बातें हमारे साथ साझा की, हमारे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान प्रोफेसर अनंत आशुतोष द्विवेदी जी, जो कि बिहार हेरिटेज सोसाइटी पटना के डायरेक्टर जनरल रहे, और इनसे हमने बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें की और इतिहास की एक झलक, इतिहास का एक दृश्य और हमने देखा, और साथ ही साथ ये भी हमने जाना कि अगर इतिहास को जानना है तो हमें प्रामाणिकता पर यकीन करना होगा, और जो वास्तविक ऑथेंटिक जानकारियाँ हैं उससे जुड़ी हुई, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम, ये हम आपसे जानेंगे, और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।